25 जनवरी। एडिटोरियल्स के नोट्स। 2 एडिटोरियल एक्सप्रेस के हैं, 2 हिंदू के। एंगेज विद म्यांमार। देखो, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की डेवलपमेंट और सिक्योरिटी के लिए म्यांमार के साथ हमारे अच्छे रिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बन रहा है जिसके तहत कोलकाता से शिप्स के थ्रू सामान जाएगा सितवे पोर्ट तक, सितवे से पलेतवा तक जाएगा रिवर के थ्रू, एंड उसके बाद सड़क के थ्रू नॉर्थ ईस्ट में जा सकता है। तो फिर हमें चिकन नेक्स्ट कॉरिडोर को हम इस तरह से बाईपास कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। ऐसे ही एक IMT ट्राइलेटरल हाईवे है इंडिया म्यांमार थाईलैंड का, ठीक है। तो ये कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दूसरा क्या, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, तो बहुत सारे इंडिया के इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर के उस तरफ जाके शरण ले लेते हैं, ठीक है। फिर कभी कभी इधर आते हैं, अटैक करते हैं, वापस चले जाते हैं, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है, आर्म्स स्मगलिंग होती है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से इंडिया का कोऑपरेशन म्यांमार के साथ ज़रूरी है। अब म्यांमार में दिक्कत क्या है कि वहाँ पे ना, जैसे नवंबर 2020 में इलेक्शंस हुए थे एंड सू शी की पार्टी वहाँ पे जीत गई थी, लेकिन मिलिट्री वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। मिलिट्री को वहाँ पे तत्मा दो कहते हैं। तो मिलिट्री ने कहा कि भाई इलेक्शंस जो है गलत थे, इलेक्शंस में घपलेबाजी हुई थी, और इसलिए मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया फरवरी 2021 में। नवंबर 2020 में इलेक्शन हुए और फरवरी 2021 में जिससे पहले की सरकार आए उससे पहले मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया था। अब वहाँ पे मिलिट्री रूल है। तो एडिटोरियल में कहा जा रहा है कि इंडिया को ज़्यादा डेमोक्रेसी नहीं करना चाहिए। इंडिया को सिंपली ये देखना चाहिए भाई, जो भी बंदा पावर में हो, चाहे वो सिविलियन और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, चाहे वो मिलिट्री हो, जो भी पावर में है, इंडिया को उसके साथ अपने अच्छे रिलेशन बनाने चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचना है, ठीक है। बाकी जैसे असम राइफल्स के ऊपर अटैक हुआ था मणिपुर में, ठीक है, तो वो भी कह रहे हैं कि इट कुड ऑल्सो बी अ रीज़न कि वहाँ के इंसर्जेंट ग्रुप्स को म्यांमार से कुछ सपोर्ट मिल रहा होगा, म्यांमार की मिलिट्री से में भी कुछ डील वगैरह हुई होगी इनकी। दूसरा, चाइना का म्यांमार के साथ, म्यांमार आर्मी के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, तो मे बी चाइना म्यांमार आर्मी की मदद से भी नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहा हो। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, राइट। एंड रिसेंटली क्या है कि दिसंबर 2021 में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी वहाँ पे गए थे म्यांमार में। तो दिस ऑल्सो शोज कि मतलब दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन कि भी इंडिया जो है एंगेज कर रहा है म्यांमार की मिलिट्री के साथ। तो मान लो अगर इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लिया जाए कि वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है और इंडिया इज एंगेजिंग विद म्यांमार मिलिट्री, तो क्या ये सही है, गलत है? इस तरह से एक मिलिट्री रूल वाली कंट्री के साथ बातचीत करना, क्या ये सही है? तो कहो हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली कोई आसार तो है नहीं मिलिट्री के जाने के, वहाँ से मिलिट्री तो रहेगी पावर में काफ़ी टाइम तक, और हमें अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोचना है। द ग्रोइंग गैप। पैंडमिक की वजह से इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि हर जगह। आप यहाँ पे 2 तरह के डेटा देख सकते हो। वर्ल्ड ओवर अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के जो टॉप 10 बिलियनियर्स हैं, पैंडमिक के दौरान उनकी वेल्थ डबल हो गई। एक तरफ हम देख रहे हैं कि गरीब लोग मर रहे हैं, दूसरी तरफ अमीरों ने देखा कि भी सिनेरियो, इकोनॉमिक सिनेरियो कैसे चेंज हो रहा है और क्या क्या नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। उन चीज़ों में बिलियनियर से अपना पैसा लगाया एंड उन्होंने और पैसे बढ़ाए अपने, उनकी वेल्थ डबल हो गई। वहीं आप इंडिया का भी डेटा दे सकते हो। 2016 से 21 के बीच में पुअरेस्ट 20%, जैसे मान लो अगर ये सारे लोग हैं इंडिया के इनकम के हिसाब से, ये जो नीचे वाले लोग हैं कम पैसे कमाते हैं, हमने पहले वर्ल्ड का डेटा दिया था वेल्थ, यानी कि टोटल जितने पैसे हैं। अब इंडिया के डेटा में हम वेल्थ की बात नहीं कर रहे, इनकम की बात कर रहे हैं कि आप एक साल में कितने पैसे कमाते हो, ठीक है। तो इंडिया में अगर वेल्थ देखो तो ये वो लोग हैं जो कम पैसे कमाते हैं, टॉप में वो लोग हैं जो हर साल बहुत सारे पैसे कमाते हैं। तो जो बॉटम 20% है, उन लोगों की पिछले 5 साल में इनकम 53% गिर गई है, जिसमें कोरोना का, पैंडमिक का बहुत बड़ा रोल रहा है। जबकि जो रिचेस्ट 20% हैं ये लोग, इनकी इनकम यानी कि हर साल ये जितना पैसा कमाते हैं उसमें 40% इंक्रीज हुआ है, यानी कि रिच आर बिकमिंग रिचर। इसको आप बाकी डेटा से भी देख सकते हो। जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज इस समय रिकॉर्ड प्रॉफिट कमा रही हैं। स्टॉक मार्केट अभी पिछले 2-3 दिन हल्का सा डाउन गया था, बट वो 2-3 दिन की बात है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखो तो स्टॉक मार्केट बड़ी है। पुअर आर बिकमिंग पुअरर, अनएम्प्लॉयमेंट में बढ़ावा हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जब पैंडमिक आया है, लॉकडाउन वगैरह लगा है, तो लोगों में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है। मनरेगा की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लोग मनरेगा में क्यों जाते हैं काम करने के लिए? क्योंकि उनकी नौकरी नहीं होती उनके पास, इसलिए मजबूरी में मनरेगा में आना पड़ता है। MSMEs बहुत सारी बंद हो गई हैं। तो ये सारा डेटा इंडिकेट करता है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बढ़ी हैं कोरोना की वजह से।
इन कंजंक्शन रिसेंटली प्रधानमंत्री ने कहा था कि इंडिया में ना लोग अपने राइट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ड्यूटीज़ के बारे में कम सोचते हैं, इसीलिए इंडिया प्रोग्रेस नहीं कर पाया। हमें अपने राइट्स के बारे में कम सोचना चाहिए और ड्यूटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा था। तो एडिटोरियल में कहा गया कि ऐसा नहीं है। एडिटोरियल में कहा गया है कि राइट्स और ड्यूटीज़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है कि जब प्री रिपब्लिकन टाइम्स, यानी कि जब हमारा देश रिपब्लिक नहीं बना था, तब ज़्यादा एम्फेसिस होता था ड्यूटीज़ पे। आप खुद सोचो 1950 से पहले या कॉलोनियल टाइम्स में क्या था? हमारे पास बहुत सारे राइट्स थे क्या जब ब्रिटिशर्स राज करते थे हमारे ऊपर? नहीं, बल्कि हमारी ड्यूटी गिनवा दी जाती थी कि तुमने इस कानून को उल्लंघन कर दिया, तुम्हें ऐसे काम करना है, वो करना है। तो वहाँ पे ड्यूटीज़ पे एम्फेसिस था। जब हमारा देश रिपब्लिक बना तो हमें कुछ राइट्स गारंटी किए गए कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ऐसे ही दुनिया में कितने सारे देश हैं, उनमें से बहुत सारे देश रिपब्लिक हैं, वहाँ पे लोगों के पास अपने कुछ अधिकार हैं, राइट। और जैसे जैसे देश इवॉल्व होता है, देश और डेवलप होता है, वैसे वैसे लोगों को और राइट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के द्वारा लाया गया, राइट टू एजुकेशन लाया गया, राइट टू प्रिवेसी सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है, आर्टिकल 21 का पार्ट है, ठीक है। तो राइट्स इज अ फीचर ऑफ अवर रिपब्लिक गवर्नमेंट, रिपब्लिक पॉलिटी। और राइट्स और ड्यूटीज में अगर मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि किसको हमें ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए, या आपको कंफ्यूज करे, बोले कि देखो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, अगर हमें चाइना को पिछाड़ना है, दुनिया में नंबर 1 बनना है, तो हमें ड्यूटीज़ पे फोकस होना चाहिए, तो आपको कोई नहीं, राइट्स और ड्यूटीज़ कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है, बल्कि वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इनमें कोई डायकॉटमी नहीं है, कोई हायरार्की नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले राइट्स आएंगे फिर ड्यूटी आएगी, या पहले ड्यूटी आएगी फिर राइट्स आएंगे, नहीं। जिस देश में हम रहते हैं रिपब्लिक के अंदर दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। आप एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू एजुकेशन, लेकिन एक ड्यूटी भी है, ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। इन दोनों चीज़ों को हम साथ में क्यों पढ़ रहे हैं? एक लाइन में क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि आप ये सोचो कि मान लो आप स्कूल गए एंड आपने वहाँ पे पढ़ना लिखना सीख लिया, यानी कि आप लिटरेट बन गए हो, लिटरेसी आ गया आपके अंदर। लेकिन जब व्हाट्सएप पे उल्टी सीधी चीज़ें आती हैं तो आप नॉन साइंटिफिक मैनर में उनको फॉलो कर रहे हो, ठीक है। कोई अंधविश्वास वाली चीज़ है, आप व्हाट्सएप पे अंधविश्वास वाली चीज़ें फॉलो करने लग गए सपोज, तो आप लिटरेट तो हो बट आप एजुकेटेड नहीं हो। यू आर नॉट डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है, और राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, ठीक है। अब ऐसे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एक फंडामेंटल राइट है, और दूसरा आपकी ड्यूटी भी है कि यू हैव टू प्रमोट ब्रदरहुड। लेकिन होता क्या है, लोग अपनी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग हमेशा नफरत फैलाते रहते हैं किसी भी बेसिस पे, कुछ भी बेसिस होता है, रिलीजन हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है, कास्ट हो सकता है, एनीथिंग। लोग बहाने ढूंढ लेते हैं नफरत फैलाने के। और जब एक बंदा नफरत फैलाता है और किसी पर्टिकुलर ग्रुप के खिलाफ, तो उस ग्रुप को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन फेस ना हो, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, वो वायलेट हो जाता है क्योंकि लोग ड्यूटी नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। आप इनको अलग अलग नहीं देखना चाहिए, इनमें कोई डायकोटमी या कोई हायरार्की नहीं है। इंडिया नीड्स अ नेशनल विजन। देखो इंडिया में इस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि इंडिया में कोई नेशनल डॉक्यूमेंट नहीं है जो हमारे लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना पाए। हम सिर्फ छोटी छोटी अनाउंसमेंट करते रहते हैं और वो बहुत ही अनफीजिबल होती हैं। हम अनाउंसमेंट पहले कर देते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि अब इसको पूरा कैसे करना है। एग्जाम्पल दिया गया इसके अंदर, 1961 में यूएस के प्रेसिडेंट ने अनाउंस किया था कि 10 साल के अंदर यूएसए चांद पे इंसान को पहुंचा देगा, और 10 साल से कम में 1969 में उनको सक्सेस मिल गई, उन्होंने इंसान को चांद पे पहुंचा दिया। ऐसे ही इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने 2018 में अनाउंस किया कि 2022 तक हम अपने स्पेस मिशन से इसरो के द्वारा इंसान को स्पेस में ले जाएंगे। 2022 तो आ गया, उसके पहले जो फाइनल स्टेज था गगनयान, उससे पहले जो अनक्रूड मिशन वगैरह थे अभी तो वो भी नहीं हुए। कोई भरोसा नहीं है 2024 तक हो, 25 तक हो, खबर ही नहीं है कोई। तो हम लोग पीस में अनाउंसमेंट कर देते हैं, कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है और फिजिबिलिटी देखते नहीं है वो चीज़ कितनी फिजिबल है। दूसरा एग्जाम्पल दिया गया इस आर्टिकल में इंडिया वर्सेस चाइना का। 1980s से ही चाइना ने अपनी एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनाई। उनको पता है कि अगर हमें देश की तरक्की करवानी है हर चीज़ में, तो पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की जरूरत है। तो किसी भी फील्ड में चाइना ने जो भी पॉलिसी बनाई, हर फील्ड का, हर पॉलिसी का एक ही एम था कि इससे हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होना चाहिए। अगर इसको इकोनॉमी को फ़ायदा होगा तो मिलिट्री को और बाकी चीज़ों को अपने आप फ़ायदा होगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में आपकी ताकत और बढ़ेगी अगर आपके पास
अच्छी इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने सारे टारगेट्स बनाए। ठीक, अब ऐसे ही 2015 में भी, यानी कि आज की डेट में भी चाइना बहुत ही रियलिस्टिक है। वो कि बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, वो एक डॉक्यूमेंट आया 2015 में, मेड इन चाइना 2025। उसमें ये कहा गया है कि 2025 तक चाइना 70% सेल्फ सफिशिएंसी अचीव कर लेगा। वो कोई 100% आत्मनिर्भर बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। इट इज़ रियलिस्टिक। चाइना रियलिस्टिक बात कर रहा है कि हम 70% तक सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे। इंडिया का देखो दूसरी तरफ, इंडिया में हम ये कहते हैं कि हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन आप ग्राफ देखो, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट गिरे जा रही है। ये ग्राफ है जनवरी 2020 का, यानी कि कोरोना आने से 2 महीने पहले का ये ग्राफ है कि पिछले 2-3 साल से इंडिया की इकोनॉमी कैसे लगातार गिरती जा रही है, और फिर इनको उम्मीद थी बढ़ेगी, लेकिन कोरोना आ गया तो नेगेटिव में चली गई थी फिर। ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे बात ये करी जा रही है कि इंडिया ने, चाइना ने जैसे अपनी इकोनॉमी पे फोकस किया, तो इंडिया अपनी इकोनॉमी पे फोकस नहीं कर रहा है। रादर वो छोटी मोटी अनाउंसमेंट बना के खुश होता रहता है। जैसे इंडिया ने कहा कि हम 100% सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे, हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हर कंट्री किसी ना किसी चीज़ में स्पेशलाइज करती है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को इंडिया में ही बनाओगे। आप ये देखो किन चीज़ों को हम बेटर कर सकते हैं बाकी देशों के मुकाबले, उन चीज़ों में अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करो, स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि चाइना रियलिस्टिक है और हम काफ़ी अनरियलिस्टिक बातें करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये भी है अनरियलिस्टिक का। ठीक, तो वे फॉरवर्ड क्या करना, क्या है अब, सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म डॉक्यूमेंट बनाओ। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं बनाएगी कि कुछ भी बोल दिया 2030 तक ये हो जाएगा, 40 तक ये हो जाएगा, नहीं। एक्सपर्ट्स को बोलो, एक्सपर्ट्स उसको ड्राफ्ट करेंगे। उसमें एकदम रियलिस्टिक टारगेट्स होने चाहिए जो हम सच में अचीव कर सकते हैं, एंड उनकी इम्प्लीमेंटेशन ए पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू होनी चाहिए। बिकॉज जनरली ये होता है कि जो भी पार्टी पावर में आती है ना, वो अपने चहेते ब्यूरोक्रेट्स, चहेते टेक्नोक्रेट्स को बुलाती है, उनसे काम करवाती है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वजह से कंटिन्यूटी नहीं आ पाती है। तो कंटिन्यूटी अगर चाहिए तो ये पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के थ्रू उसको ड्राफ्ट करवाओ, रियलिस्टिक टारगेट बनवाओ, एंड फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाओ।